नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स जो आपके यूनिट फर्स्ट है वो स्टडी करा रही थी। उसमें हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की एप्लीकेशन स्टडी कर रहे थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टडी करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की। क्लियर? एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट आपकी फर्स्ट वाली पढ़ रहे थे। यूनिट फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स। इस क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी कर रहे थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की एप्लीकेशंस, और उन्हीं एप्लीकेशंस में से हम आज स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। देखो, हाइड्रोजन एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन सिस्टम है। मीन्स हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। क्या कहा मैंने? हाइड्रोजन इज ए सिस्टम which contain 1 electron and 1 proton। अब जो प्रोटॉन होता है या जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेशनरी होता है, और इलेक्ट्रॉन्स इस स्टेशनरी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक निश्चित ऊर्जा के कक्ष में। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो मूविंग करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन कैसे हैं? प्रोटॉन स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? मूविंग। अब देखो, ये न्यूक्लियाई है जिसमें क्या है? प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम। इस न्यूक्लियाई के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के कक्ष में क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। प्रोटॉन स्टेशनरी है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवेबल है। क्लियर यहां तक? इन दोनों के बीच डिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया? R से रिप्रेजेंट किया। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स से जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल अट्रैक्शन फोर्स का जो वैल्यू होती है वो होती है Q1 Q2 अपॉन R। अब अपॉन डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस। क्लियर? अब देखो, हमारा Q1 यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मानूं तो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को मैं Q1 किससे डिनोट करूंगी? -E से डिनोट करूंगी। भाई नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इसको -E से डिनोट किया। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे। यहाँ तो चलो एक ही प्रोटॉन की बात है, लेकिन हम किसी भी सिस्टम की बात करें जहां पे एक प्रोटॉन नहीं है, बहुत सारे प्रोटॉन्स, मीन्स हमें पता है कि उनके एटॉमिक नंबर इतने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियाई पे टोटल चार्ज क्या होगा? Q2। ये होगा Z में E, क्योंकि जो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल ही होता है, केवल साइन अपोजिट होता है। ये चीजें हमें पता है। तो Q2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? ZE। क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मेरे पास क्या आई? Vx से डिनोट करूंगी। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए।
ये क्या होगी Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीपल होगी, और ये क्या होगी -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। Q1 क्या है, ये माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया पहले ही, आप Q1 के अब E ही यूज कर रही हूं, ये आएगा ZE² अपॉन R। देखो -E, तो इसलिए ये बाहर E आ गया, E इंटू ZE क्या बना ZE² अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास निकल के आ गई -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ZE² अपॉन R। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं कहां पे पुट कर दूं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए निकल के आई है, हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की है हमने। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी, ये थी डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, यही थी। अब यहाँ पे v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इस इक्वेशंस को नंबर 1 दूं और इसको इक्वेशन को 2 दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू कहाँ पे पुट कर दूं, इक्वेशन 2 में। तो हाइड्रोजन के लिए हमें क्या मिल जाएगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिल जाएगी। फॉर हाइड्रोजन एटम डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर, ये क्या बनेगा E, और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ZE² अपॉन R साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन आई है ये XYZ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आई है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। मींस इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। X, Y और Z ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। मैंने आप लोगों को रिजिड रोटेटर या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टडी कराया था, तब भी मेंशन किया था कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। पोलर कोऑर्डिनेट्स में मींस r, थीटा और फाई की फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई है, अब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। और क्या मान के करेंगे, देखो आप, देखो आप, इसमें हम मानेंगे ये पॉइंट O, इस O पॉइंट पे क्या है हमारा, प्रोटॉन। ये पॉइंट O पे क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। मैं इसको O दिखा देती हूँ, ठीक है। ये प्रोटॉन से ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्लियर यहां तक। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मान लो इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है ए, इसके प्रोजेक्टाइल जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, वो है OB से दिखा दिया मैंने। क्लियर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इसका जो प्रोजेक्टाइल है वो वाई एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। वाई एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस r है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस r है। इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड काम में लेते हैं। क्या काम में लिया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड
काम में लिया जाता है। क्लियर यहां तक? अब ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स में हम काम में लेंगे, हमें ये पता है कि बेस अपॉन हाइपो ये होता है कोस थीटा। बेस अपॉन हाइपो ये होता है कोस थीटा। तो हम ट्रायंगल काम में ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे जेड एक्सिस की डिस्टेंस निकालनी है कि जेड एक्सिस पे कितनी है। तो मैं कौन सी ट्रायंगल काम में लूंगी? ये वाली ट्रायंगल काम में लूंगी, ये ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी? ओ ए, और इसको मैंने कोई नाम दे दिया एम बी ए, कुछ भी आपको। हम ट्रायंगल ओ ए एम की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए एम की बात कर रहे हैं। थीटा के सामने वाला जो थीटा जिस पे बनता है वो बेस होता है, मीन्स ये हमारा बेस है। थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मीन्स ये परपेंडिकुलर है। ये मैथ्स की टर्म्स है, यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये जो है ये हाइपो है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बस। क्लियर? हमें क्या निकालना है? इस बेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास क्या है? केवल और केवल हाइपो है और थीटा है, इसलिए मेरे पास मुझे एक फॉर्मूला पता है कि बेस अपॉन हाइपो होता है कोस थीटा। बेस की वैल्यू क्या है? ओ एम अपॉन क्या होगा? ओ ए। ये किसके इक्वल होगा? कोस थीटा के इक्वल होगा। तो ओ एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ओ ए की वैल्यू क्या है? आर, क्योंकि ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस कितनी है, तो ये तो आर कोस थीटा। ओ एम क्या है आपका? जेड। जेड से रिप्रेजेंट करूंगी मैं, जेड एक्सिस पे डिस्टेंस। तो जेड की वैल्यू मेरे पास आ गई आर कोस थीटा। इसी फॉर्म में हम बाकी वैल्यूज भी इसी फॉर्म में हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं दूसरी ट्रायंगल की। दूसरी ट्रायंगल की कौन से वाली ट्रायंगल? हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ओ बी, और यहां कोई पॉइंट दे दिया हमने, कुछ भी पॉइंट दिया, मैंने इसको ओ बी और इसको कहा ए तो बोल दिया, सी या डी, जो भी आप अपना पॉइंट देना चाहो। ये ट्रायंगल मीन्स ये आपको क्या पता चल जाए? ओडी की वैल्यू पता चल जाए तो आपको एक्स एक्सिस का पता चल जाए, ओडी का पता चल जाए तो आपको एक्स एक्सिस का पता चल जाए। इसको निकालने के लिए अब आपके पास क्या है? केवल और केवल क्या वैल्यू है आपके पास? एंगल की वैल्यू पता है, कोस फाई की वैल्यू पता है आपको। क्लियर? फाई की वैल्यू पता है और हमें क्या पता है? ये डिस्टेंस पता है, ये वाली। क्लियर? तो अब देखो आप वैल्यू पुट करोगे, ये एक्स एक्सिस एक्स, मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूं ओ डी, ओ डी अपॉन ओ बी, यही बना। ये हाइपो, ये आपका क्या है? बेस, और इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन हाइपो, ये आ गया आपके पास कोस थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया? कोस फाई, फाई एंगल है ना, फाई, कोस फाई आ गया। क्लियर यहां तक? ओडी की वैल्यू हमें पता है, देखो थीटा इसके साथ एंगल बना रहा है तो हम इसको क्या लिख रहे थे? कोस थीटा। इसके अपोजिट
ये बनाते, ये ट्रायंगल लेते, तो आपके पास ये जो डिस्टेंस आती, ये कैलकुलेट होती r sin थीटा। याद रखना, जिस एक्सिस के साथ थीटा बनता है उसके साथ कोस आता है, और जिसके साथ थीटा नहीं बनता उसके साथ साइन यूज करेंगे। एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने साइन थीटा काम में लिया है। क्लियर? तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें पता है r sin थीटा। ये r sin थीटा मैंने यहां रखा, तो आपके पास OD की वैल्यू, OD क्या है? x, x की वैल्यू हमारे पास आ गई r sin थीटा अपॉन इंटू में कोस फाई। r sin थीटा इंटू में कोस फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। वैसे ही हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे ये वाली ट्रायंगल लेके, किसकी वैल्यू? इस O और ये मैंने पॉइंट लिख दिया C, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, OC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और ये OC की जो वैल्यू आएगी, ये मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, y एक्सिस ये वैल्यू आएगी, आपको सिर्फ इनकी वैल्यूज याद रखनी है, ये आएगी r sin थीटा sin फाई। अब देखो आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ गई, हमारे पास आ गई z एक्सिस की वैल्यू आ गई r cos थीटा, y एक्सिस की वैल्यू आ गई r sin थीटा sin फाई, और x एक्सिस की वैल्यू आ गई r sin थीटा cos फाई। क्लियर यहां तक? ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट अब आपको ध्यान हो जानी चाहिए, यदि आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो। अब हम इन पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट लैप्लास ऑपरेटर का पोलर कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू याद रखनी है। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, आपको याद नहीं रखना है वो डेरिवेशन, न आपके सिलेबस में है। आपको तो लैप्लास ऑपरेटर कोऑर्डिनेट डेल स्क्वायर, इसकी वैल्यू याद रखनी है। किस फॉर्म में? पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। क्या होगी? देखो टर्म याद रखने का तरीका है 1/r²। तीन टर्म आएंगी यहाँ पे, तीन टर्म आएंगी, क्योंकि आपका डेल स्क्वायर भी यहाँ पे तीन टर्म में था। क्या था? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो पहली बात आपको याद हो जानी चाहिए, प्लस की फॉर्म में कितनी टर्म आएंगी? तीन टर्म आएंगी। क्लियर? याद करने का एक आसान तरीका है ये, क्योंकि बड़ा फॉर्मूला है। अब तीन टर्म है, सब में 1/r², सब में लिख दो 1/r², तीनों टर्म में लिख दिया मैंने, 1/r², तीनों टर्म में लिख दिया। क्लियर? उसके बाद सेकंड टर्म में, मींस फर्स्ट छोड़ना, सेकंड टर्म में साइन थीटा और थर्ड टर्म में साइन स्क्वायर थीटा लिखना। फर्स्ट में साइन का कुछ भी नहीं आएगा, सेकंड टर्म में साइन थीटा, थर्ड टर्म में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? उसके बाद आप सब में डेल लगाओगे। अब फर्स्ट टर्म r के रेस्पेक्ट में है तो डेल डेल r लगाओगे, सेकंड टर्म जो है थीटा के रेस्पेक्ट में है, डेल डेल थीटा लगाओगे, और थर्ड जो है वो फाई है। बिन तीन ही कोऑर्डिनेट्स है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, थीटा, r, थीटा और फाई, जैसे x, y और z।
तो हम पहले x का लिखा, फिर y का लिखा, फिर z का लिखा। यहाँ पे भी पहले r का लिखोगे, फिर थीटा लिखोगे और फिर फाई। फाई का तो सीधा का सीधा हो गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल, ये कंप्लीट हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, डबल डिफरेंशियल है, मीन्स एक बार ही डिफरेंशियल हुआ है, एक और डिफरेंशियल फॉर्म आएगी। यहाँ पे भी एक बार ही डिफरेंशियल हुआ है, क्योंकि डेल स्क्वायर डबल डिफरेंशियल है तो दो बार डिफरेंशियल है, मीन्स इन दोनों में एक बार और डिफरेंशियल फॉर्म आएगी। यहाँ डिफरेंशियल फॉर्म होगी आर स्क्वायर डेल डेल आर, और यहाँ पे होगी, देखो यहाँ आर स्क्वायर आ गया, ये थीटा वाला है तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा। क्या आएगा, साइन थीटा डेल डेल थीटा और प्लस, तीन टर्म बन गई। आपको कैसे याद रखना है, सब में 1 अपॉन आर स्क्वायर तीनों टर्म में आएगा, आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर तीनों टर्म में लिखा। उसके बाद फर्स्ट टर्म में नीचे साइन थीटा नहीं आएगा, सेकंड टर्म में साइन थीटा, मीन्स जैसे जैसे टर्म बढ़ती जाएगी साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, साइन की पावर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे साइन थीटा मीन्स 0 पावर वाला था इसलिए 1 में कन्वर्ट हो गया, कोई साइन थीटा की वैल्यू नहीं आई। यहाँ पे क्या आया, साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। उसके बाद डिफरेंशियल फॉर्म आएगी डेल डेल आर डेल डेल थीटा डेल स्क्वायर डेल फाई, डबल डिफरेंशियल हुआ इसलिए थर्ड टर्म कंप्लीट हो गई। अब ये हमें पता है कि इनके एक एक और डिफरेंशियल फॉर्म आएगी, एक एक और डिफरेंशियल फॉर्म आएगी। कैसे याद रखना है, आर स्क्वायर डेल डेल थीटा, आर की फॉर्म में आर स्क्वायर डेल डेल आर। अब जैसे यहाँ आर स्क्वायर है, मीन्स यहाँ आर की फॉर्म थी, यहाँ आर स्क्वायर आया, यहाँ पे क्या आएगा, केवल और केवल साइन थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा आएगा डेल डेल थीटा। इतना सा आसान तरीके से याद करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशंस की ये जो वैल्यू है पोलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, ये हम किस में रख दें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आपने लिखी थी ना, कौन से वाली, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी पुट कर दी थी, वहां पे पुट करना है। इस इक्वेशंस को नंबर दे दूं मैं, आपका थर्ड नंबर। और हमने एक इक्वेशन लिखी थी कौन से वाली, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन आर साई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में मैं ये डेल स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दो, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल डेल आर स्क्वायर डेल डेल थीटा डेल आर, सॉरी डेल डेल आर, और इसके बाहर क्या है साई, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल डेल थीटा इंटू में साई, प्लस ये क्या है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर साई, प्लस लिख दिए, सब में डेल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, फिर क्या आएगा प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर इंटू साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपकी, किसमें आ गई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और वेव फंक्शंस हम कैलकुलेट करेंगे। इस इक्वेशंस को सोल्व करके हम क्या करेंगे, वेव फंक्शंस कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहां पे
आर की फॉर्म आ रही है, थीटा की फॉर्म आ रही है और फाई की फॉर्म आ रही है। मीन्स यहाँ पे जो हमारा वेव फंक्शन है वो तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है, आर, थीटा और फाई का प्रोडक्ट है। यदि मैं इस वेव फंक्शंस को, जैसे आप वहां पे वेव फंक्शन साई को किस किस का फंक्शन बताते थे, एक्स, वाई और जेड का फंक्शन बताते थे, वैसे ही यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन है ये किस किस का है, आर, थीटा और फाई का वेव फंक्शन है। अब मैं ये कहूं आपसे कि आर के रेस्पेक्ट में जो वेव फंक्शन है उसको मैं, आपकी इच्छा है, कैपिटल आर से डिनोट किया, थीटा के रेस्पेक्ट में जो वेव फंक्शन है उसको हमने एस से डिनोट किया, और फाई के रेस्पेक्ट में जो वेव फंक्शन है उसको मैंने कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। आर मीन्स फंक्शन ऑफ आर, एस मीन्स फंक्शन ऑफ थीटा और वाई मीन्स फंक्शन ऑफ फाई। तो मेरा वेव फंक्शन साई जो है वो इन तीनों फंक्शंस आर, एस, वाई का क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। मेरा जो वेव फंक्शन साई है वो आर, एस, वाई तीनों का क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर। अब हम इससे क्या करेंगे, अब एक बात और ध्यान रखनी है, यदि मैं इस वेव फंक्शंस का डिफरेंशियल करती हूं, आर के रेस्पेक्ट में करूंगी डिफरेंशियल, तो बाकी के दोनों फंक्शंस कांस्टेंट हो जाएंगे। एस के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशियल करूंगी तो बाकी के दो जो फंक्शंस हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे, और y के रेस्पेक्ट में जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगी तो बाकी के दो फंक्शंस कांस्टेंट हो जाएंगे। मींस r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा और फाई के फंक्शन कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r और फाई के फंक्शंस कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, और फाई के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो r और थीटा के रेस्पेक्ट वाले फंक्शंस कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। अब हमें क्या क्या वैल्यू निकालनी है, डेल अपॉन डेल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डेल अपॉन डेल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करके इन इक्वेशंस में हम पुट करेंगे। साई की वैल्यू में आर एस वाई पुट करूंगी। अब देखो मेरे पास इस इक्वेशंस को नंबर दे दो आप, इस वाली इक्वेशंस को नंबर दे दिया हमने, जो भी आपका चल रहा था 4। अब मेरे पास वेव फंक्शन आर साई, ये तो बना आर वाई एस, आर एस को पहले लिखो आर एस वाई। क्लियर। अब मैं इसका डिफरेंशियल कर रही हूं आर के रेस्पेक्ट में, मुझे क्या चाहिए, डेल अपॉन डेल आर मीन्स सिंगल डिफरेंशियल चाहिए, डेल साई अपॉन डेल आर, ये वैल्यू मिलेगी मेरे पास। ये आर के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन है, ये दोनों, ये थीटा के रेस्पेक्ट में था और ये फाई के रेस्पेक्ट में, दोनों कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, डेल आर अपॉन डेल आर। अब मुझे क्या निकालना है, डेल डेल थीटा, तो क्या निकालूंगी, डेल साई अपॉन डेल थीटा इस इक्वेशंस में। अब r और y दोनों कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, डेल s अपॉन डेल थीटा, और फिर मुझे निकालना है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। मैं डबल डिफरेंशियल करूंगी, r और s कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ये इन इक्वेशंस को, ये वैल्यूज मैं कहां पुट कर दूं, इन इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं हम 5। इक्वेशन 5 में जो वैल्यूज हैं साई, डेल साई अपॉन डेल आर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर और डेल साई अपॉन डेल थीटा, ये वैल्यूज मैं पुट कर दूं इस इक्वेशंस में। इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो, इक्वेशन 4 में पुट करो।
1 upon r square as it is, del r as it is, r square as it is, del r, del psi अपॉन del r की वैल्यू मैं पुट कर रही हूं एस वाई del r अपॉन del स्मॉल r, यही बना। ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी। फिर क्या आया प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा एज इट इज लिखा, डेल थीटा भी एज इट इज लिखा, साइन थीटा भी एज इट इज लिखा। अब इस डेल साई अपॉन डेल थीटा, इसकी वैल्यू मेरे पास ये रही आर वाई डेल एस अपॉन डेल थीटा, ये वैल्यू पुट की आर वाई डेल एस अपॉन डेल थीटा प्लस फिर क्या है 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये रहा एज इट इज लिख दिया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर की वैल्यू है आर एस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के मैं वहां पे एज इट इज रखूं आर एस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस उसके बाद ये रहा 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज लिखूंगी और इस साई की जगह मैं वैल्यू रखूंगी आर एस वाई, रख दो। अब मुझे इस इक्वेशंस की कोई जरूरत नहीं, प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर एज इट इज। अब इस साई की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे आर एस वाई, जो साई की वैल्यू थी आर एस वाई इक्वल टू 0। देखो आपके पास ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन हमने किस में कन्वर्ट कर ली, पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर ली। अब यहाँ पे इस इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस में हम थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वेशन बनाएंगे, फाई इक्वेशन बनाएंगे और आर इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे देखो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इस वैल्यू में क्या है आर और एस, जो फाई के अलावा फंक्शन है। अब देखो फाई के अलावा क्या फंक्शन है, यहाँ पे आर का फंक्शन प्रेजेंट है और एस का फंक्शन प्रेजेंट है। नीचे क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स ये भी आर का फंक्शन है और थीटा का फंक्शन है। मुझे इस इक्वेशन में ये सब हटाना है। कौन से वाली में, लास्ट वाली में जिसमें मैंने गोला लगाया। अब ये सब हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, इस पूरी इक्वेशंस को आर एस वाई से पहले तो करूंगी डिवाइड। ध्यान से सुनना, फर्स्ट मैं इस इक्वेशंस को करूंगी ये डिवाइड दिस इक्वेशन बाय किससे, कैपिटल आर एस वाई से। अब जैसे ही मैं आर एस वाई से डिवाइड करूंगी, आर और एस ये हट जाएगा, नीचे किसकी फॉर्म में आ जाएगा, केवल और केवल वाई बचेगा। और वाई फाई का ही तो फंक्शन है, मीन्स ऊपर का आर एस हट गया, ऊपर के हटाने होंगे तो मुझे डिवाइड करना होगा, ऊपर का हट गया। अब मेरे पास इक्वेशन क्या आई, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर, आर स्क्वायर एस वाई। अब देखो एस और वाई, एस थीटा के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन है और वाई फाई के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन है, जबकि बाहर डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कर रखा है हमने, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है। मैंने ये कहा था कि जब भी हम इन फंक्शंस का डिफरेंशियल जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, केवल वही फंक्शन एज ए वेरिएबल काम में आता है, दूसरे फंक्शंस कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे एस और वाई
कांस्टेंट है, मैं इनको बाहर लिख सकती हूं, इस डिफरेंशियल से यहां से उठा के यहां लिख सकती हूं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आई, एस वाई अपॉन आर स्क्वायर डेल डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर, यही बना। और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, आर एस वाई से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया आर एस और वाई, एस वाई से एस वाई कैंसिल आउट। फर्स्ट टर्म आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फर्स्ट टर्म में मैंने क्या किया, केवल और केवल एस वाई को बाहर निकाल के रखा है, बाकी टर्म को एज इट इज लिख दिया और फिर इसको डिवाइड कर दिया हमने आर एस वाई से। जैसे ही मैंने आर एस वाई से डिवाइड किया तो ऊपर मेरे पास एस वाई था, नीचे आर एस वाई है, तो एस वाई से एस वाई कैंसिल आउट हो गया। फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म देखो, अब सेकेंड टर्म में भी आर और वाई, आर के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन है, वाई जो है वो फाई के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन है, जबकि बाहर क्या लगा हुआ है, डेल डेल थीटा, मींस थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। तो ये जो वैल्यूज हैं ये कहां आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। तो मेरे पास आर वाई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा मैंने एज इट इज लिखा, और अब इस इक्वेशंस को मैं डिवाइड किससे कर रही हूं, आर एस वाई से, इसी से डिवाइड कर रही हूं, वो मैंने लिख दिया आर एस वाई। फिर मेरा एज इट इज आएगा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल एस अपॉन डेल थीटा, आर से आर कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, प्लस सेकेंड टर्म भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म में क्या है, आर एस अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अब हम डिवाइड कर रहे हैं इसको आर एस वाई से, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, प्लस फोर्थ टर्म 8 पाई के स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये तो मैंने एज इट इज लिखा आर एस वाई, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम आर एस वाई से, इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल आउट, आर एस से ये कैंसिल आउट। अब देखो आपके पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, देखो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। फर्स्ट टर्म क्या क्या बचा, फर्स्ट टर्म में बचा है 1 अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल आर डेल डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर, सिर्फ इतना ही बचा। एस वाई कैंसिल आउट हो गए थे, देखो ये कैंसिल आउट हो गए थे, यही तो फॉर्म लिखी है 1 अपॉन आर स्क्वायर आर डेल डेल आर स्क्वायर डेल आर डेल, फर्स्ट टर्म कैंसिल। अब देखो सेकेंड टर्म पे चलो, प्लस क्या क्या बचा, आर वाई से आर वाई कैंसिल आउट, तो क्या क्या बचा, जो बचा वो लिख दो, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा एस डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल एस अपॉन डेल थीटा, प्लस सेकेंड टर्म भी लिख दिया हमने। अब थर्ड टर्म के पे आते हैं। थर्ड टर्म में आर एस से आर एस कैंसिल आउट, मीन्स हमारे पास क्या बच रहा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, यही बच रहा है, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, प्लस अब फोर्थ टर्म में ये यहां तक बचा हुआ है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो फोर्थ टर्म में बचा है आपके पास 8 पाई के स्क्वायर एम एच स्क्वायर
E plus 1 upon 4 pi epsilon Z square upon R इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशंस को, अब देखो इस इक्वेशंस में, इस वाले टर्म में मैं सबसे पहले फाई की इक्वेशन बनाना चाहती हूं। तो देखो इस टर्म में अब मेरे पास क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बचा हुआ है, और वो भी कहाँ है, अपॉन में है। तो यदि मैं इस पूरी इक्वेशंस को आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से क्या करूंगी, अब मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि अपॉन वाली चीज को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशंस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 1 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। हर एक में मैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ रही हूं। इसी इक्वेशन में देखो यहां हमने जोड़ दिया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां हमने जोड़ दिया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां भी हमने जोड़ दिया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यही काम यहां पे हुआ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या इक्वेशन बनेगी आप लोगों के पास, ये इक्वेशन बनी, यहां आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ये इक्वेशन बनी है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल आर डेल डेल आर आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस फर्स्ट टर्म, फिर क्या आया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट, मीन्स ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे बचा एस, डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल एस अपॉन डेल थीटा प्लस यहां पे क्या बचा, ये कैंसिल आउट हो गए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गए, 1 अपॉन वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर इनटू में बच गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस के आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, थीटा इक्वेशन बनाएंगे, फाई इक्वेशन बनाएंगे और आर इक्वेशन बनाएंगे। इस इक्वेशंस के बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।